दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के स्टॉक मार्केट को गिरा रहे हैं? इसमें दोस्तों कई लोग कह रहे हैं कि ये ट्रंप का एक जीनियस प्लान है, तो कई लोग कह रहे हैं नहीं जी, ये तो ट्रंप का लास्ट गैम्बल है। जी हां, अमेरिका को ग्रेट बनाए रखने के लिए ये आखिरी दाव है जो वो खेल रहे हैं। दोस्तों, यह सवाल उठता है कि स्टॉक मार्केट के क्रैश से अमेरिकन इकोनॉमी कैसे मजबूत होगी, जरा वो हमें जानना होगा। और अगर वैसा हुआ तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया के भी राइज को ट्रिगर करेगा। आज दोस्तों आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार से स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुए हैं और अभी गिर ही रहे हैं। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो हांगकांग का जो इंडेक्स है हैंगसेंग 0.9% पे गिरा था। वीडियो बनते बनते 10% पार हो गया, अभी देख रहा हूं तो 14% पे करीब आ चुका है। दोस्तों, वैसे ही आप देखें तो जापानी स्टॉक मार्केट 6% से नीचे, वैसे ही भारतीय स्टॉक मार्केट भी करीबन 4-4.5% से नीचे गिर चुका है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें नंबर्स कुछ और हो जाएं। दोस्तों, देखने वाली बात जानते हैं, कल तक यानी फ्राइडे तक अगर आप देखें, जब तक अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स गिर रहे थे, वर्स्ट वीक फॉर यूएस स्टॉक्स बताया जा रहा था कोविड क्रैश के बाद, तो चाइना कह रहा था कि देख लो टैरिफ लगाए क्या नतीजा हुआ, और चाइना ने खुल के कहा था परहैप्स द मार्केट हैज स्पोकन। और ट्रम्प टैरिफ से जो हुआ देख लो, मार्केट बता रहा है तुम्हें। आज क्या हुआ है दोस्तों, आज अगर आप देखें तो 2008 के बाद चाइनीज स्टॉक मार्केट इतना नहीं गिरे थे जितना आज केवल एक दिन में गिरे हैं। ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। पर यहां पे दोस्तों देखने वाली बात यह है, अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये बताना चाहे कि देखिए भाई, ये एक चेस मूव की तरह है और स्टॉक मार्केट गिरना तो हमें मालूम था कि टैरिफ लगेंगे, स्टॉक मार्केट गिरेंगे, लेकिन ये एक बड़े पिक्चर के अंदर सब कुछ हो रहा है। ट्रंप ने कहा देखिए, हम नहीं चाहते थे स्टॉक गिरे, लेकिन ये तो दवाई है, दवाई तो खानी पड़ेगी, फिर वो कड़वी ही क्यों ना हो। तो सवाल उठता है, आखिरकार अमेरिकन इकोनॉमी में वो कौन सी बीमारी है जिसकी दवाई इतनी कड़वी है? जरा वो भी हम जानेंगे, साथ साथ उसका क्या इंडिया से कनेक्शन है वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ यहां पे अगर आप देखें तो कई थ्योरीज आनी शुरू हो गई हैं। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या सोशल मीडिया, हर जगह कवर हो रहा है कि यूएस जानबूझ के स्टॉक मार्केट गिराना चाहता है, ट्रंप गिराना चाहते हैं, उनके लिए ये लाभदायक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आइए जरा इसको समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये भी आपको जानना बड़ा आवश्यक है कि इकोनॉमी में हमेशा हम जो चाहते हैं वैसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे होते हैं जो किसी इकोनॉमिक मॉडल में सामने नहीं आते, वो प्लान इंप्लीमेंट करने के बाद ही होता है। और यहां पर भी रिस्क है। क्या अमेरिका के लिए ये प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप का है, अगर वो बैकफायर किया तो अमेरिकन जो इकोनॉमी है, जो ग्लोबल माइट है, वो हमेशा के लिए भी खत्म हो सकती है। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा वीडियो शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके लिए हम ऑफर वापस लाए हैं। फ्लैट 60% ऑफ है, प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 70 से अधिक सिलेक्शन 2023 में हमने दिया है अपने इन्हीं कोर्सेज से। तो वही क्वालिटी कोर्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप जुड़े, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10। बाकी टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर ट्रंप सबसे पहले कह रहे हैं कि जी ये तो दवाई है, तो दवाई है तो सबसे पहले बीमारी तो मालूम होनी चाहिए। क्या है वो डिजीज जिसकी वो दवाई यहां पर दे रहे हैं? सबसे पहले अगर आप देखें तो यूएस इकोनॉमी एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी कि ये पूर्ण रूप से बाइंग इज द इंजन ऑफ यूएस इकोनॉमी। सब कोई खरीदते हैं, उधार ले लेके खरीदते हैं। एक क्रेडिट कार्ड खत्म होता है, दूसरा क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, और वही कारण है जो यूएस इकोनॉमी चलती है। लाइकवाइज यूएस सरकार भी इसी उधार पे चलती है। उनका जो डेट लेवल है वो ऑलरेडी उनके जीडीपी से करीबन 125% पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत ज्यादा चल रहा है वहां पे उधार। तो वो कह रहे हैं कि जी ऐसे उधार वाली इकोनॉमी लंबी नहीं चलती है, बड़ी वल्नरेबल हो जाएगी। तो जरूरी है इस इंजन को कंजम्पशन से हम प्रोडक्शन की ओर लेके जाएं, यानी सप्लाई साइड इकोनॉमी बनाएं, यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा लोहा था वो वापस आए, जो सर्विसेज इंडस्ट्री में जो हम प्रोवाइड करते थे वो वापस शुरू करें। तो इसीलिए इन्होंने यहां पे दवाई बनाई है टैरिफ। तो टैरिफ लगाया जा रहा है जिससे वो उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनीज कहीं ना कहीं बाकी जगह पे प्रोडक्शन करना महंगा हो जाएगा, तो वो सारा प्रोडक्शन फैसिलिटी लेके यूएस पे आ जाएंगे और यूएस में चीजों को बनाना शुरू कर देंगे। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, फिर वो सर्विसेज हो, नतीजा ये होगा एम्प्लॉयमेंट होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा, और यूएस की इकोनॉमी जो कंजम्पशन ओरिएंटेड है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो जाएगी। तो यहां पे ये पूरा प्लान चल रहा है। साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों? साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट बहुत बड़ा, यहां स्टॉक मार्केट क्रैश है। देखिए ये तो होना ही था। अब देखिए, कोई इकोनॉमिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतने बड़े बड़े टैरिफ लगाएंगे, दुनिया पे लगाएंगे, तो अचानक से आप पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को झकझोर रहे हैं, अनसर्टेनिटी हो रही है, तो स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। लेकिन उनकी भी मजबूरी है। वो समझ रहे हैं कि देखिए यूएस डेट पे अब और निर्भर नहीं कर सकते, ये अनसस्टेनेबल हो चुका है। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया कह देगी कि तुम्हारा डेट इतना ज्यादा है
कि तुम चुका नहीं पाओगे और तुम्हारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह वो खरीदना बंद कर देंगे। तो इस वक्त गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अगर आप बात करें, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ट्रंप ये बात अच्छे से जानते हैं, अगर ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव बनाती तो वो भी बनवाने से उन्होंने रोक दिया। तो यहां पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, फिर वो यूरोपियन सिक्योरिटीज ही क्यों ना हो। तो ये बात ट्रंप को अच्छे से मालूम है। कई लोग कहते हैं कि गोल्ड एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन गोल्ड भी नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि देखिए गोल्ड 17% ऑलरेडी दुनिया में जो गोल्ड है, जो अब तक माइन हुआ है, वो सेंट्रल बैंक्स के पास है। तो सरप्लस पैसा अब यदि और गोल्ड में लगाएंगे और वो भी ट्रिलियंस के तादाद पे सारे सेंट्रल बैंक्स लगाना शुरू करेंगे, तो गोल्ड का दाम इतना बढ़ जाएगा कि वो भी अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो इसलिए गोल्ड भी वो अल्टरनेटिव आज के समय में नहीं है। तो सवाल उठता है, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कंपनीज हैं जो सरप्लस वेल्थ है, वो कहां लगाएंगे? वो ऑब्वियसली घूम फिर के ट्रंप अच्छे से समझ रहे हैं, उनको यूएस ट्रेजरी ही लेना पड़ेगा। और वही कारण है कि वो ये पूरी की पूरी इस प्रकार की दवाई यूएस इकोनॉमी को पिला पा रहे हैं। आइए जरा समझते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश एंड यूएस ट्रेजरी का क्या रोल है। देखिए दोस्तों, जब स्टॉक्स क्रैश करते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, कहते हैं जी ये पैसे स्टॉक मार्केट में लगे रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, गिर जाएगा पैसा और कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसा किया जाए कि पैसों को सेफ जगह लगा दिया जाए। तो सबसे पहले जब वो सेफ्टी की तलाश आती है, तो उसमें वो सीधा चले जाते हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की ओर, क्योंकि यूएस सरकार स्वयं कहती कि हम तो चुकाएंगे, और दुनिया मानती है यूएस सरकार तो कभी डिफॉल्ट कर नहीं सकती। ट्रिपल ए रेटेड और क्या क्या न जाने अलग अलग रेटिंग एजेंसीज उनको देते हैं। तो कहती जी वहां पे पैसे लगाओ, पैसे वहां पर सेफ है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट भी दे देंगे। नतीजा ये होता है कि ड्यूरिंग रिसेशन लोग बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देते हैं। लोग क्या, कंपनीज, कंट्रीज, सब के सब बॉन्ड्स में पैसा लगाना शुरू करते हैं। जब इतने लोग बॉन्ड मांगने लगेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो यूएस बोलेगा भाई पहले 4.5% इंटरेस्ट देते थे, अब केवल 4% देंगे। नया बॉन्ड लोगे, बोलेंगे नहीं अब तो 3.5% ही देंगे, बहुत लोग आ गए हमारे पास लेने वाले। नतीजा क्या होगा, जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है वो गिरने लगेगा। लोअर इंटरेस्ट रेट मतलब अब अगर यूएस नया पैसा उठाना चाह रहा है मार्केट से, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे लेगा। नतीजा ये होता है दोस्तों, यहां पे इंटरेस्ट रेट जैसे ही गिरेंगे तो यूएस को बड़ा फायदा होगा। मत भूलिए यूएस का जो डेट है वो $34 ट्रिलियन का है। यहां पे थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट रेट में कमी आती है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये रिफ्लेक्ट होता है। आप अगर देखें तो अभी ऑलरेडी 4.8% से 4.25% पे यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है यूएस ट्रेजरी का, वो गिर के आ चुका है। ऑलरेडी कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स नए लोन में यूएस ने बचा दिए। अब इस एक्शन के बाद ये और गिरेगा, यानी और कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस बचाने वाला है। दोस्तों इससे क्या होता है, यूएस अपना नया उधार बड़े ही लो इंटरेस्ट रेट में मार्केट से उठा पाता है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक बात अच्छे से जानती है कि पुराने एडमिनिस्ट्रेशन की तरह डेट सीलिंग कंटीन्यूअसली बढ़ाना सस्टेनेबल नहीं है कि 34 ट्रिलियन हो गया, अब इसको 36 कर दे, अब इसको 40 कर दे, अब 45 कर दे, और एक टाइम आएगा जब दुनिया कहेगी भाई तुम्हारी अर्थव्यवस्था 28 ट्रिलियन की है, तुम 60 ट्रिलियन के लोन पे हो, मतलब तुम नहीं चुका पाओगे, तुम्हारी रेटिंग हमें गिरानी पड़ेगी मजबूरन। तो वो ऐसा ना हो, इसके लिए वो ये पूरा का पूरा खेल कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गिर गया, रिसेशन आ गया, तो भी इससे फायदा बनाया जाए। जरा समझिए दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है। देखिए यूएस को ना अभी अपना नया डेट रीफाइनेंस करना होगा। 28 ट्रिलियन आने वाले 4 साल में उसे रीफाइनेंस करना है, और इसमें से अगर आप देखें तो 60 ट्रिलियन शॉर्ट टर्म में है। क्या मतलब हुआ इसका, ये आपको जरा मैं समझाता हूं। दरअसल दोस्तों यूएस के पास जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो करीबन 4 से 5 ट्रिलियन हर साल वो बनाते हैं। अब इस पैसों से पुराना लोन तो नहीं चुकेगा 34 ट्रिलियन का। इसमें से अगर आप देखें 60 ट्रिलियन तो शॉर्ट टर्म लोन है, यानी अभी इसी साल चुकाना है, नहीं तो अगले साल के शुरुआत में चुकाना है। तो 4 से 5 ट्रिलियन से दाल तो नहीं गलेगी, ये बात तो सब जानते हैं। तो यूएस क्या करता है, बोलता है जी ऐसा करते हैं ना, पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन ले लेंगे। यानी कि पुराना 60 ट्रिलियन चुकाना है तो उसके लिए यूएस करता है रीफाइनेंस। इसी को कहते हैं रीफाइनेंस। मतलब क्या करता है कि नया बॉन्ड इशू करता है, कहता है कि जी पुराने बॉन्ड को इसी से हम पे कर देंगे। अब दोस्तों यहां पे जरा देखिए, ये कुछ ऐसी बात हो गई कि पुराना क्रेडिट कार्ड आपका मैक्स आउट हो गया तो आप नया क्रेडिट कार्ड ले लें और उससे पुराने का बिल भर दें। तो कुछ वही चीज यूएस में चल रहा है, और ये सालों से चलता है, राधा दशकों से चलता आ रहा है। और दुनिया भी कहती है यूएस रीफाइनेंस कर लेगा, डेट हमारा वापस हमें मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, यूएस क्या करेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट कर जाएगा, बोल देगा जी पैसे नहीं है, 60 ट्रिलियन देना था, टैक्स रेवेन्यू 4 से 5 ट्रिलियन आया जिसमें सब कुछ खर्च हो गया है, पैसे नहीं है जी, क्या करें, डिफॉल्ट हो गए। अगर डिफॉल्ट हो गए तो यूएस इकोनॉमी खत्म, ग्लोबल इकोनॉमी भी पूर्ण रूप से हिल जाएगी। तो इसलिए वो रीफाइनेंस करते हैं, यानी कि अभी इस साल इसे 60 ट्रिलियन डॉलर वापस से रीफाइनेंस करना है। हर महीने करीबन 500 बिलियन, 1 ट्रिलियन इधर उधर रीफाइनेंस करते रहना है। तो ये जो नया बॉन्ड लेना होगा, जो नया उधार लेना होगा, यूएस चाहेगा कि ये सबसे लो इंटरेस्ट रेट पे इसको मिले। यानी कि जो नया क्रेडिट कार्ड इनके पास आएगा वो हर हाल में चाहेगा कि लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट वाला ये क्रेडिट कार्ड हो। तो वो तब होगा जब यूएस में रिसेशन आ जाए,
दुनिया में रिसेशन आ जाए, नतीजन सब कोई कहां चले जाएं, बॉन्ड की ओर भागने लगे, बॉन्ड की ओर भागेंगे तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे, यानी कि यूएस नया उधार बड़े ही सस्ते वाले क्रेडिट कार्ड में उठा लेगा। तो यही एग्जैक्ट मूव कहा जा रहा है यूएस करना चाह रहा है, इसलिए वो कह रहा है रिसेशन आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को यहां पर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसमें से एक तो डेट है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टाइम एंड अगेन कह रही है कि देखिए यूएस अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट सपोर्ट की ड्रग एडिक्ट जैसी हो गई है, इट हैज बीन हुक्ड कि गवर्नमेंट सपोर्ट है तो लोगों का घर चल रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो मिनिमम वेज रेट्स इतने हाई हैं। अगर आप देखें तो यूएस में वेज रेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में $17 है, वॉशिंगटन में $16.28 है, कैलिफोर्निया में $16 है। तो ये जबरदस्ती हमने प्राइसेस को आर्टिफिशियली इतना हाई कर दिया है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो नेचुरल प्राइसिंग होती यूएस अर्थव्यवस्था में वो इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट पॉलिसीज हमने इंप्लीमेंट की उससे हमारी अर्थव्यवस्था आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव नहीं बची है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स को हम काटेंगे, जो मेडिकेयर जाता है वो काटेंगे, फूड असिस्टेंस जाता है वो काटेंगे, हाउसिंग एड जाता है वो काटेंगे। नतीजन ये होगा कि यूएस लेबर सप्लाई थोड़ी चीप हो जाएगी। जैसे ही वो चीप होगी तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, सर्विसेज इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड वो हो पाएंगे, कम रेट पे लेबर दे पाएंगे। अब दोस्तों दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो लेबर वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो इतना महंगा है इसको सस्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे तरफ अपने इंडस्ट्रीज को क्या कर रहे हैं, जो टैरिफ से पैसा बनेगा उससे वो उनको इंसेंटिव देंगे, बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स तुम्हारा बिल्कुल कम हो जाएगा, टैक्स ब्रेक्स मिलेगा, जो रेगुलेशन है इतना सारा एनवायरमेंट से लेके बाकी चीजों का, लेबर का, सब कुछ हम हटा देंगे। नतीजा क्या होगा, जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी भागे भागे आएंगे, यूएस की अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे, और जो लोग हैं वो भी वहां पर जाके नौकरी करेंगे, कम कॉस्ट में करेंगे तो कम रेट पे चीजों को बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे। यही मॉडल ट्रंप बनाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों इसमें इंडिया का क्या लेना देना, देखिए ट्रंप भी अच्छे से जानते हैं और शायद कोई अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जानते हैं, कितना भी कर लीजिए आप इंडिया के साथ या चाइना के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते हर सामान में। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो यहां पे सबसे सस्ते में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसका मतलब यह है कि वो यूएस में नहीं बन सकता। ये जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, अगर $10 की एक टी शर्ट है, मान लीजिए $10 भी आज के टाइम में महंगी टी शर्ट हो गई, $5 की टी शर्ट है, हमारे यहाँ टी शर्ट बन रही है $200 में, $150 में, तो कैसे आप यूएस में एक्सपेक्ट करते हैं वो बनेगा। वैसे ही कई चीजें ऐसी हैं जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, बेसिक प्लास्टिक गुड्स होता है, अलग चीजें होती हैं, तो वो सब तो यूएस नहीं बना पाएगा। तो यूएस चाहता है इसको फ्रेंड शोर किया जाए, यानी अपने दोस्तों के यहां इसे बनवाए, न कि चाइना के यहां जहां वो बन रहा है। तो इसीलिए क्योंकि वो जानता है कि देखिए चाइना को हर हाल में उसके राइस को अब काटना होगा, तो इसलिए जरूरी है, यूएस चाहता है हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, हाई क्वालिटी सर्विसेज यूएस में ही हो, और जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है और बाकी सर्विसेज हैं और बाकी कई चीजें ऐसी होती है जिसमें कुछ कुछ इलाकों की अपनी सप्लाई चेन में इंटरलिंकेजेस हैं, तो वो रिप्लेस नहीं होंगे इतने आसानी से, तो वो वहीं पर बने लेकिन वो चाइना ना हो। तो इसके लिए वो इंडिया और वियतनाम को ढूंढ रहा है। आप देख सकते हैं जो टैरिफ गैप है, चाइना के ऊपर 34% लगा, पुराना 20% था, यानी कि उसके ऊपर टैरिफ 54% लग रहा है, और वहीं इंडिया के ऊपर 26% लग रहा है। ये क्लियरली बता रहा है, इतना बड़ा टैरिफ गैप, इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि भाई चाइना से जो सामान बन रहा है वो अपने यहां स्विच करो, तुम बनाना शुरू करो, हमें सामान बेचना हम खरीदेंगे, बदले में हमारे भी जो लेबर बनाने वाले हैं वो तुम्हें खरीदना होगा, हमारे भी जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं तुम्हें खरीदना होगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। यही बात वो वियतनाम को भी कह रहा है, यही बात वो इंडिया को भी यहां पे कह रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये पर्पसफुली डिजाइंड है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी। एंड ऑफ द डे ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा गैप आपको दिया जा रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सप्लाई चेन में। अब दोस्तों यहां पे सवाल उठता है, अगर जापान वाला हाल हुआ तो क्या हुआ था जापान के साथ, कैसे वो जापान जो कहा जा रहा था एक दिन यूएस का कॉम्पिटिटर बनेगा, अचानक से उसके डिकेड्स जो कहते हैं लॉस्ट डिकेड्स आ गए, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर डिकेड्स हो गया, वो कैसे हुआ। वो भी कुछ कहीं ना कहीं चीजों को ठीक करने चले थे लेकिन ऐसा हुआ। तो नतीजा ये है दोस्तों, हमें जानना होगा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज बहुत होते हैं। बिगेस्ट रिस्क यही है, इकोनॉमी दोस्तों यदि स्लो डाउन नहीं हुई, ट्रम्प सोच रहे हैं रिसेशन आएगा, कुछ क्वार्टर्स के लिए स्लो डाउन होगा, उसके बाद चीजें वापस हेल्दी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इकोनॉमी क्रैश कर गई, सालों तक स्टैग्नेशन हो गया, तो स्टॉक मार्केट गिरते गए, बिजनेसेस बोले भैया यहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्या पता कल को ट्रम्प कह दे कि जी ये जो ड्यूटी है तुम्हारा जो लगा रहे हैं हम, टैरिफ लगा रहे हैं हम वापस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया पब्लिक का, मिड टर्म इलेक्शन हो गया, हार गए, नतीजन वापस सारे टैरिफ हटा दिए,
तो वैसा भी तो चांसेस है। इंडस्ट्री तो बहुत लंबे टाइम के लिए कहीं भी निवेश करती है, 20 साल 25 साल का उसको कम से कम ड्यूरेशन चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको मैन पावर ही ना मिले यूएस में जो उसके लिए काम करने को तैयार हो, कि भाई जीन्स बनाना है, कितने लोग हैं जो यूएस में जीन्स के लिए सिलाई करने को तैयार हो। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं हो तो नतीजा हो सकता है वो यूएस चाहता है कि तुम इंडिया में कर लो, वियतनाम में कर लो, वो भी जानता है। लेकिन मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कई काम के लिए उनको मैन पावर ही ना मिले, तो उस केस में पूरी की पूरी इकोनॉमिक मशीन रुक सकती है। अगर ये क्रैश लंबे समय तक चला तो कई साल लग जाएंगे रिकवर होने में, और हो सकता है रिकवर ना भी हो, जापान जैसा हाल हो जाए। याद कीजिए दोस्तों, 1985 में प्लाजा एकॉर्ड हुआ था। जापान के ऊपर दबाव था कि तुम्हारी जो करेंसी है वो बड़ी कमजोर है, इसको मजबूत करो। जापानीज अर्थशास्त्री भी स्टार्टिंग में डिले कर रहे थे, फिर सोचे कि देखिए क्या हो रहा है, जापान बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गया है, तो उसको इन्वर्ट देखना होगा। तो उसकी यदि करेंसी मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी डोमेस्टिक इकोनॉमी ओरिएंटेड हो पाएगी और केवल एक्सपोर्ट पे ही निर्भर नहीं करेगी। तो उन्होंने अपने येन को राइज करने दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जापान का बनाया हुआ सामान कभी भी दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं रहा। जापान में सालों तक स्टैग्नेशन रहा और लॉस्ट डिकेड्स। अब तक अगर आप देखें तो जापानीज अर्थव्यवस्था जो आज से 10 साल पहले थी, जो जीडीपी लेवल था, मोर और लेस उतना ही है। तो नतीजा ये है दोस्तों, यहां पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है ना कि जो आप पॉलिसीज बनाते हैं जरूरी नहीं है हमेशा वही होगा जो आप चाहते हैं। कई बार अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन वैसा हो गया। तो ट्रंप अगर इतनी बड़ी इकोनॉमिक मशीनरी को कहीं ना कहीं बंद करके वापस रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, टोटली उसका डायरेक्शन बदलना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा ओवरहॉल है। तो इसमें अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज की गुंजाइश हमेशा से बनी रहती है। दोस्तों यहां पे जानने वाली बात यह है ना, यदि यूएस इंजन रुक जाएगी तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। ट्रंप अगर इसको राइट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं ये उनका गैम्बल, मैं तभी कह रहा हूं उनका ये लास्ट गैम्बल है। अगर ये सही से नहीं हुआ तो यूएस अपनी जो माइट है वो कैटास्ट्रोफिकली खत्म हो जाएगी। यूएस ग्रेट तो क्या, जो था वो भी नहीं बचेगा। बट अगर ये गैम्बल पे कर गया तो समझ लीजिए आने वाले कई साल तक यूएस अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बनाए रखेगा। तो क्या होगा ये तो समय बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी दोस्तों याद रखिए आपके लिए कई बैचेस हम लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं 2026, 2027, 2028, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। आपके सारे समाधान का, आपने सारे प्रॉब्लम्स का यहाँ पे समाधान है। फुल सिलेबस कवरेज है, डेली एमसीक्यूज हैं, अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, हैंडआउट्स हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके सिवा बहुत सारी चीजें हैं, आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। प्रीलिम्स बीवाईक्यू टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10।